आज हम बात करने वाले हैं सेल लाइक क्रेजी बुक के बारे में। एक लड़का जिसका नाम अमित था और उसकी एज लगभग 30 ईयर हो चुकी थी। वो बिजनेस करता था और काफ़ी सारे जो बिजनेस है उसके फेल भी हो चुके थे, जिसकी वजह से ही उसको लगता था कि बिजनेस काफ़ी फालतू चीज़ है, यानी कि कुछ भी बेचना हम कैसे बेच सकते हैं, हम कुछ भी कैसे सेल कर सकते हैं, बिजनेस की जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे सीख सकते हैं। इसी तरीके से वो काफ़ी अपने माइंड में, उसके माइंड में काफ़ी जो सवाल है वो उत्पन्न हुए। वो उसी प्रकार से उसके काफ़ी बिजनेस फेल भी हो चुके थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगा। और इसी सवालों का जवाब ढूंढते हुए वो एक गार्डन में बैठा हुआ था, जहाँ पर एक काफ़ी बूढ़े जो अंकल हैं वो एक बुक पढ़ रहे थे, जिसके कवर पे लिखा था सेल लाइक क्रेजी, यानी कि आप पागलों की तरह कुछ भी कैसे बेच सकते हैं। इस बुक के कवर को पढ़कर के उसको काफ़ी अच्छा फील हुआ और उसे लगा कि क्या वाकई में इस बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका उपयोग मैं करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, यानी कि पीछे सालों मेरे जो भी बिजनेस काफ़ी फेल हुए हैं क्या वाकई में अच्छा कर सकता हूँ। इस बुक में क्या इंटरेस्टिंग बातें छिपी हुई हैं। वो अमित अंकल के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये बुक किस बारे में है। तो अंकल बोलते हैं कि ये बुक बिजनेस के बारे में है, जिस भी व्यक्ति को कोई बिजनेस करना है इस बुक को पढ़ सकता है। और वाकई में ये बुक उसको बिजनेस में काफ़ी हेल्प कराती है। अमित को ये बात सुनकर के काफ़ी अच्छा फील हुआ और उसने कहा कि क्या मैं एक बुक ले सकता हूँ आपसे पढ़ने के लिए कुछ टाइम के लिए। तो अंकल ने कहा ठीक है, तुम पढ़ सकते हो। तो अमित ने उस बुक को देखा जिसके ऊपर लिखा था सेल लाइक क्रेजी, यानी कि कुछ भी आप कैसे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले अमित बिना किसी संकोच की बुक को ओपन करता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। सबसे पहले लिखा था ओनली मार्केटिंग मॉन्स बिलीव दैट नो वन रीड्स लॉन्ग फॉर्म कॉपी, यानी कि केवल मार्केटिंग के मूर्ख ही मानते हैं कि कोई भी लंबी कॉपी नहीं पढ़ता है। इसको पढ़ने के बाद में अमित थोड़ा सोचने लगा और वाकई में ये पॉइंट उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वाकई में ये क्या चीज़ हो सकती है। उसने आगे पढ़ना स्टार्ट किया जिसमें लिखा था आपको लग सकता है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति लॉन्ग फॉर्म कॉपी नहीं पढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बिक्री की बात आती है तो लॉन्ग फॉर्म कॉपी हर जगह शॉर्ट फॉर्म कॉपी को मात देती है। मैंने ट्रैफिक बनाने और हजारों वैज्ञानिक स्लिट टेस्ट लाने पर $30 मिलियन खर्च किए हैं, और मैं बिना किसी संदेह के आपको बता सकता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म कॉपी काम करती है। कॉपी मनोरंजक और आकर्षक होनी चाहिए। आप सिर्फ लंबी कॉपी लिख करके ये नहीं सोच सकते कि आपके संभावतः ग्राहक को खरीद लेगी। इसके साथ ही जब आपकी कॉपी मनोरंजक होगी तो लोग इसकी बात की परवाह करे बिना उसको काफ़ी कितनी लंबी है ये सोचे बिना ही उसको खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। आप अब भी कह रहे होंगे लेकिन ये सारा पाठ कौन पढ़ाता है। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में अमित को ये भी समझ में आया था कि वाकई में उसने पीछे क्या गलतियाँ की थी, क्योंकि उसने ये सोचा था कि जो भी बिजनेस उसने स्टार्ट किए थे वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए थे और उसमें जो क्वालिटी है, जो चीज़ें हैं उसने मेंटेन नहीं की थी। अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि काफ़ी छोटा है तो हम इसको काफ़ी जल्दी ग्रो करा सकते हैं। अगर काफ़ी लंबा बिजनेस है, काफ़ी लंबे सालों तो काफ़ी जो बड़ा बिजनेस है, अगर हमें उसको करना है तो वाकई में वो भी चल सकता है अगर हम उसको चलाते हैं अच्छी तरीके से। अगर हम जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको काफ़ी अच्छा बनाते हैं, काफ़ी दिलचस्प बनाते हैं, तो लोग उसको काफ़ी अच्छे से खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो काफ़ी ख़राब हैं, हमको काफ़ी अच्छी लगती हैं लेकिन लोगों को वो काफ़ी ख़राब लगती हैं, उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, तो वाकई में वो चीज़ नहीं चलेगी और ऐसे बिजनेस जो है वो नहीं चलेंगे। इसलिए हमेशा केवल आप ये नहीं माने कि ये चीज़ें काफ़ी लंबी है, ये बिज़नेस काफ़ी बड़ा है तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं अगर आप अच्छी प्रकार से उसको करने की सोचे तो। अमित को बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और वो आगे बढ़ता है और आगे का जो पॉइंट है वो पढ़ता है वैल्यू ऑफ योर करेंट टाइम, यानी कि आपके वर्तमान समय का मूल्य कितना है। जिसके बाद अमित सोचता है कि हमारा जो समय है उसका भी कीमत हो सकता है, हमारा जो टाइम है उसका क्या वैल्यू हो सकता है, इसका बिजनेस में क्या उपयोग हो सकता है। वो आगे पढ़ता है मैं काम करता हूँ, प्रति सप्ताह घंटे और डॉलर कमाता हूँ, प्रति सप्ताह
घंटे प्लस डॉलर यानी कि प्रति घंटे की दर। एक बार जब आप ये पता लगा लेते हो कि आपके प्रति घंटे की दर कितनी है तो आप कोई भी ऐसा काम पूरा नहीं करना चाहोगे जिसे कि आप किसी और से कम दर पर आप करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्रति सप्ताह $3000 कमाते हैं और 40 घंटे काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रति घंटे की दर $75 आती है। अब आप अपने व्यवसाय पर काम करने के लिए अपना ज़्यादा समय निकालने के लिए $20 प्रति घंटे के हिसाब से एक आदमी रख सकते हैं। आप ऐसा करें तुरंत, क्योंकि आपको अपने घर की सफाई या फिर बिजनेस में जो भी चीज़ें हैं अपना खाना पकाने के लिए $20 प्रति घंटे खर्च नहीं करना पड़ सकता है। इसको पढ़ने के बाद में अमित को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया था कि उसने बिजनेस में क्या गलतियां की थी। वो सारा काम खुद ही किया करता था, जिसकी वजह से ही उसका टाइम वेस्ट होता था और उसी के कारण ही उसका बिजनेस नहीं चला। उसने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, जिसके बाद सारा काम वही करता था, साफ सफाई, खाना बनाना और लोगों को जो खाना है वो देना, जिसकी वजह से उसका रेस्टोरेंट आगे नहीं बढ़ा। वाकई में अमित का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, वो कमाई भी कर रहा था, लेकिन उसकी जो मल्टीपल ब्रांच है वो ओपन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारा काम वो खुद देखता था, जिसकी वजह से उसका टाइम जो है उसी में वेस्ट होता रहता था। अमित ने यह भी डिसाइड किया कि आज से ही वो अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ लोगों को हायर करेगा, जिसके बाद उसका टाइम बचेगा और वही टाइम वो और जो रेस्टोरेंट है वो ओपन करने में लगाएगा, जिसकी वजह से उसका बिजनेस मल्टीपल हो सकता है। इसलिए हमेशा अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको जो है लोगों को हायर करना होगा, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो बच सके। अमित आगे की जो पॉइंट है उसको पढ़ता है, द 4% रूल फॉर मूविंग द मनी नीडल, यानी कि पैसे की सुई को आगे बढ़ाने के लिए 4% का नियम। अमित को ये बात समझ में नहीं आई कि वाकई में पैसे को आगे बढ़ाने के लिए कोई नियम होता है जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। ये बात मेरे लिए तब स्पष्ट हो गई जब मैंने विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में सुना। पेरेटो एक इतालवी अर्थशास्त्री थे जो अपने 80-20 नियम के लिए प्रसिद्ध हुए। इसे आप आमतौर पर पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने पहली बार इस नियम की खोज तब की जब उन्होंने पाया कि देश की 80% संपत्ति पर 20% आबादी का नियंत्रण है। जब उन्होंने इस घटना का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में कारण और प्रभाव के बीच एक असंगत संबंध है, जिसमें रियल एस्टेट, फसल उगाना और सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि 20% इनपुट से 80% परिणाम प्राप्त होता है, 20% श्रमिक 80% परिणाम उत्पन्न करते हैं, 20% ग्राहक 80% राजस्व उत्पन्न करते हैं। इसको पढ़ने के बाद में जो अमित है उसको कुछ समझ में नहीं आया और वो सोचता है कि क्या चीज़ हुई। वो आगे बढ़ता है जिसमें लिखा था 80-20 नियम ये दर्शाता है कि जब आप अपनी 80% व्यवसायिक गतिविधियों को अनदेखा कर सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, उन्हें या तो सौंप देना चाहिए या फिर आउटसोर्स कर देना चाहिए, ताकि आप राजस्व उत्पन्न करने वाली शीर्ष 20% जो गतिविधियां हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यानी कि अमित को ये समझ में आ गया था कि वाकई में वो अपना सारा काम खुद करता है, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो कि काफ़ी कम है वो खुद करे, और बाकी के जो काम है उसके लिए लोगों को वो हायर कर ले, जिसके बाद उसका जो काम है काफ़ी इजी हो सकता है। यही 80-20 नियम का जो नियम है वो दर्शाता है कि आप केवल अपना जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, और बाकी का जो परसेंट काम है, बाकी का जो और परसेंट काम है उसको आप आउटसोर्स कर दें या फिर किसी और व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाए, जिसको कि आप नौकरी पर हायर करते हैं। जिस काम के लिए आप काफ़ी अधिक पैसे कमाते हैं उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसकी वजह से ही आपका बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ सकता है। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में अमित काफ़ी खुश हुआ और उसे लगा कि वाकई में वो बिजनेस से और अधिक पैसे कमा सकता है। उसके बाद अमित आगे बढ़ता है और आगे का पॉइंट पढ़ता है जिस पे लिखा था हाउ टू सेल लाइक क्रेजी, और यही उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वो कुछ भी आसानी से बेच नहीं पाता था। उसका जो प्रोडक्ट है वो लोग नहीं खरीद रहे थे, जिसकी वजह से अमित को लगा कि वाकई में ये जो पॉइंट है उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, उसके बिजनेस में वो हेल्प कर सकता है, जो कि था पागलों की तरह कैसे बेचें। अमित आगे बढ़ता है।
मैं पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहता हूँ और अपने शब्दों में कोई संकोच नहीं करना चाहता। मैं व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या मानता हूँ। मालिक के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी है बेचना। बेचना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप साइड में करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं या पूरी तरीके से किसी और को सौंप सकते हैं। ये किसी भी व्यवसाय और उसके परिणाम स्वरूप किसी भी संस्थापक या फिर मालिक का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास एक बढ़िया उत्पाद है या फिर सेवा है। एक उद्यमी के रूप में आपका पूरा अस्तित्व है इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो बिक्री है और नई आय उत्पन्न करने में कितनी प्रभावी है। यानी कि अमित को ये पढ़ने के बाद में समझ में आ गया था कि वाकई में जो कोई भी चीज़ है उसको बेचना, उसकी मार्केटिंग करना वो हमारे हाथ में है। अगर हम उसकी मार्केटिंग अच्छे से करते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं लोगों को, तो वाकई में हम किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, उसके लिए एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं और उसी की वजह से ही हमारा बिजनेस डूब जाता है। हमको क्या करना चाहिए कि हमको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि बेचना होता है वाकई में, उसको खुद देखना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम उसके ऊपर ध्यान फोकस करते हैं तो वाकई में हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है। तो अमित ने यह भी डिसाइड किया कि आज से वो मार्केटिंग के ऊपर, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, उसको बेचना, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और बाकी जो काम है उसके लिए लोगों को हायर करेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो खुद करेगा ताकि उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल सके। अमित आगे बढ़ता है और आगे का पॉइंट पढ़ता है, थिंक लाइक ए बिलियनियर। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में अमित थोड़ा अपने बारे में सोचता है कि वो वाकई में क्या ऐसा सोचता है, यानी कि एक अरबपति की तरह सोचें, एक करोड़पति की तरह सोचें, जिसके पास पैसे हैं उसकी तरह आप सोचें ताकि आप वैसे बन सकते हैं। अमित ने यह भी सोचा कि वाकई में उसने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो करोड़पति है या फिर उसके पास में काफ़ी अधिक पैसे हैं, उसका बिजनेस काफ़ी सफल हो गया है और जिसके कारण हो सकता है कि अमित काफ़ी असफल रहा। अमित को ये समझ में आ गया था कि वाकई में क्या सोचने से हम अमीर बन सकते हैं। क्या सिर्फ अगर हम ये सोचें कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल है तो वाकई में उसको सक्सेसफुल हम बना सकते हैं सोच करके। अमित आगे पढ़ता है, यदि आप एक अरबपति बनना चाहते हैं तो आपको एक अरबपति की तरह सोचना होगा। स्पष्ट रूप से बता दूं कि अरबपति से मेरा मतलब है स्वनिर्मित अरबपति, वह व्यक्ति जिसके पास विरासत में काफ़ी अधिक संपत्ति है और जिसे कमाने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। और मैं आपके जैसे ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने बहुत कम से शुरुआत की है और वह व्यक्ति जीवन यापन के लिए काम करना पड़ा। इसको पढ़ने के बाद में अमित को ये समझ में आ गया था कि अगर वो सोचेगा कि वो अमीर है तो वो अमीर बन सकता है, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है वो अमीरों की तरह हो जाएगी। उसकी जो सोचने की स्टाइल है वो वाकई में जो बिलियनियर सोचते हैं उसकी तरह हो सकती है। अगर वो ये सोचेगा कि उसका बिजनेस काफ़ी सफल हो गया है और वो लाइफ में काफ़ी पैसे कमा रहा है तो उससे उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो अपनी लाइफ में जो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसमें अपना जो एफर्ट है वो 100% लगा सकता है। ऐसा सोचने के बाद में अगर वो काम करता रहेगा तो वाकई में वो अमीर बन सकता है, वो वाकई में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। अमित ये सोच करके काफ़ी खुश हुआ और उसे लगा कि ऐसा उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वाकई में एक अरबपति की तरह अगर हम सोचेंगे तो उससे हमारा माइंड काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अमित ने बुक को बंद किया और अंकल को बुक सौंप दी। उसके बाद वो उस दिन से ही अपने बिजनेस में लग गया और जो भी चीज़ें उसने इस बुक में से सीखी थी उन सारी चीज़ों को उसने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और वाकई में कुछ टाइम के बाद में ही उसका जो बिजनेस है वो अच्छा रन होने लगा और उसकी जो सारी जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, वो दूर हो गई और वो एक अरबपति बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको अरबपति बनना है तो वाकई में ये बुक आपके लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई हुई होगी।